नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने हाजिर हैं एक नया केस लेके। केस है चमकम दोराईराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1951। ठीक है, रोमेश थापर का केस 1950 एंड चमकम दोराईराजन केस 1951। ये दोनों केस उन केसों में शामिल हैं जिनकी वजह से संविधान में पहला संशोधन किया गया। तो मामला क्या था चमकम दोराईराजन का, पहले मामला जान लेते। चमकम दोराईराजन थी कौन? इनकी फोटो मैंने नेट काफी सर्च करी, हमें कहीं मिली नहीं। ठीक है, चमकम दोराईराजन एक महिला का नाम है और ये महिला काफी एजुकेटेड थी, ब्राह्मण कम्युनिटी से आती थी। ये अगर चमकम दोराईराजन ने क्या किया, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ये गई एमबीबीएस करने, मतलब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए गई। अब मेडिकल कॉलेज में जब ये एडमिशन लेने गई तो वहाँ पे क्या हुआ, मद्रास सरकार ने उस टाइम क्या था, एक कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर 1927 आया हुआ था। तो मद्रास सरकार में जो कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर 1927 था, तो वहाँ पे जो भी मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज थे उनमें सीटों का बंटवारा उस कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर 1927 के हिसाब से होता था। तो मेडिकल कॉलेज 4 थे टोटल मद्रास में और 4 ही इंजीनियरिंग कॉलेज थे, लिमिटेड थे। और उस टाइम महिलाओं की एजुकेशन इतनी ज़्यादा थी नहीं, मतलब अगर क्लास में मतलब 50 लड़के हैं तो हार्डली 1 या 2 लड़की हो तो हो, नहीं तो वो भी नहीं। और उस टाइम की बात है ये 1951 की बात है ये। ठीक है, मैं जब इंटर में पढ़ रहा था +2 में 2006 में, जब मैं इंटर में पढ़ रहा था तो मेरे टाइम भी ऐसा सिनेरियो था। मैं मैथ का स्टूडेंट रहा हूँ। मैथ के स्टूडेंट जब मैं इंटर में पढ़ाई कर रहा था श्री जनता इंटर कॉलेज अजीतमल में, तो हमारे क्लास में लगभग 50 से 60 स्टूडेंट्स थे टोटल, जिनमें से मात्र 2 लड़कियां थी। मैथ में केवल 2 लड़कियां। ठीक है, भाइयों में कई सारी थी, वो अलग बात है, लेकिन मैथ में केवल 2 लड़कियां थी। तो उस टाइम पे तो आप समझ रख सकते हो महिलाओं की एजुकेशन किस हद तक थी। मतलब तो उस टाइम से ये रूल बनाया गया था, कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर बनाया गया सीटों का बंटवारा किया। तो उस टाइम उन्हें नहीं लग रहा होगा कि महिलाएं इस तरह से मतलब इतना इंटरेस्ट लेंगी पढ़ाई लिखाई। खैर छोड़ो, जो मामला जो भी हो। तो हुआ क्या, चमकम दोराईराजन ये गई एडमिशन लेने के लिए। एडमिशन लेने गई तो इनको पता चला कि वहाँ पे उनको एडमिशन नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि जो ब्राह्मण कोटे की सीटें थी वो ऑलरेडी फुल हो चुकी थी। अब जो बची हुई सीटें थी वो अदर देन ब्राह्मण्स के लिए थी। तो चमकम दोराईराजन ने बोला ये तो गलत बात है भाई, हमारे पास योग्यता है, हमारे पास वो सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं फुलफिल कर रही हूँ जिसके बेस पे एडमिशन दिया जाता है, तो मुझे एडमिशन मिलना चाहिए। अब केवल ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग होने की वजह से मुझे एडमिशन नहीं दिया जा रहा है, ये तो गलत बात है। तो चमकम दोराईराजन ने क्या किया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 का प्रयोग किया और ये पहुंच गई सीधे हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट में जाके बोली कि साहब मैं ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, इस वजह से मुझे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है। बोल रहे हैं कि आप ब्राह्मण कम्युनिटी से आ रहे हो और ब्राह्मण कम्युनिटी की जितनी सीटें हैं वो फुलफिल हो चुकी हैं, मतलब भर गई हैं पूरी, अब आपको एडमिशन नहीं मिल सकता। तो इन्होंने वहाँ पे ये बोला कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में ये साफ साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है देखते हैं। तो अनुच्छेद 15 क्लाउज 1 का हवाला दिया चमकम दोराईराजन ने हाई कोर्ट में, और ये बोली कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है कि राज्य भारत के किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है। और साथ ही इन्होंने क्या किया, आर्टिकल 29 के क्लास 2 का भी हवाला दिया। आर्टिकल 29 क्या है? आर्टिकल 29 है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अब इसके क्लास 2 का हवाला दिया चमकम दोराईराजन ने हाई कोर्ट के सामने। राज्य द्वारा पोषित या राजनीति से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शिक्षा संस्थान में राज्य के किसी भी नागरिक को प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है, जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर। वही सेम जो उसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 15 में, उसमें यही है कि जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। और इसमें ये लिखा हुआ है कि राज्य द्वारा पोषित या राजनीति से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी नागरिक को प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जा सकता, अगर उसके पास योग्यता है तो। किस आधार पे? इस आधार पे वंचित नहीं किया जा सकता कि उसका धर्म अलग है, उसका वंश अलग है, वो किसी दूसरे स्थान से बिलोंग करता है। इन सब चीज़ों के आधार पर किसी को प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 29 का क्लास 2 कहता है। ठीक है, इस मामले में हाई कोर्ट ने निर्णय कर दिया। हाई कोर्ट ने अपना स्टडी किया, इस मामले को स्टडी किया हाई कोर्ट ने, और उसके बाद हाई कोर्ट ने ये बोला कि ये चमकम दोराईराजन के फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। भारतीय संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसमें जब अनुच्छेद 15 में साफ साफ लिखा हुआ है कि जाति, धर्म, जन्म स्थान, लिंग, इन सब चीज़ों के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, तो फिर क्यों किया जा रहा है यहाँ पे? आर्टिकल 29 में भी लिखा हुआ है कि राज्य द्वारा पोषित या राजनीति से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश पाने से किसी भी नागरिक को जाति, धर्म, जन्म स्थान, लिंग आदि के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। जब दोनों चीजें चमकम दोराईराजन के फेवर में है
तो फिर आप किस बेस पे उसको मना कर सकते हो प्रवेश लेने से? तो हाई कोर्ट ने ये बोला कि ये जो आपका कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर 1927 है ये गलत है, इसको खारिज किया जाए और इनको प्रवेश दिया जाए शिक्षण संस्थान में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए। ये जो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया इसके खिलाफ मद्रास राज्य चला गया सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में अपील की और बोला, क्या बोला, जो मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला दिया चमकम दोराईराजन के फेवर में, और ये बोला कि किसी भी व्यक्ति को भारतीय संविधान ने जो मौलिक अधिकार दिए हैं आप उनको कर्टेल नहीं कर सकते हो। ये चमकम दोराईराजन का फंडामेंटल राइट्स है, उसको मेडिकल संस्थान में उसमें एडमिशन दिया जाए और उसको आगे की पढ़ाई करने दी जाए। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब DPSP, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक है। तो मद्रास सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये बोला कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 ये बोलता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, जब भी कोई राज्य कानून बनाएगा या कोई नियम बनाएगा उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखा जाएगा। तो उसमें ये लिखा है शासन मूलभूत विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। मतलब हर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी वो कोई कानून नियम बनाए तो उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रख के बनाए। मद्रास सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दूसरा हवाला दिया आर्टिकल 46 का, अनुच्छेद 46। इसमें क्या है, इसमें ये लिखा हुआ है कि राज्य जब भी नीतियां या कोई कानून बनाएगा तो उसमें हमेशा ये ध्यान रखेगा कि जो राज्य के पिछड़े वर्ग हैं, वंचित वर्ग हैं, शोषित वर्ग हैं, उनको शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन और उनको आगे बढ़ाने के लिए जो भी आर्थिक आधार पर उनको आगे बढ़ाने के लिए जो भी नियम कानून होंगे वो उनके फेवर में आएगा, ताकि वो मतलब आगे बढ़ सकें। चाहे शिक्षण संस्थानों में एडमिशन हो, चाहे सरकारी नौकरियां हो, चाहे और कुछ हो, तो उन सब नियम कानूनों को ध्यान में रखते हुए जो भी पॉलिसी बनेगी वो इस हिसाब से बनेगी। ये जो अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, इनको विशेष ध्यान, इनको मतलब विशेष तवज्जो दिया जाएगा और इनके साथ किसी भी प्रकार का सामाजिक अन्याय और शोषण, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इनजस्टिस, तो इनको ध्यान में रखते हुए राज्य कानून बनाएगा। तो मद्रास सरकार का भी कहना ठीक था कि जब हमें भारतीय संविधान के DPSP में ये बोला गया है कि राज्य कोई भी नीति या कानून या कुछ भी पॉलिसी बनाएगा तो वो नीति निर्देशक तत्व को ध्यान में रखते हुए बनाएगा, तो उन्होंने उनको ध्यान में रखते हुए बनाया था। तो देखो मेरे हिसाब से ये था कि राज्य अपनी जगह सही था और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वो अपनी जगह सही थे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो चलते हैं भारतीय संविधान के हिसाब से, ठीक है। और जो भी कानून बनता है, चाहे IPC हो, चाहे CRPC हो, चाहे स्टेट की कोई पॉलिसी हो, चाहे कोई भी कानून हो, वो भारतीय संविधान से असंगत हो ही नहीं सकता। सब कुछ भारतीय संविधान के हिसाब से ही चल रहा है पूरा। तो भारतीय संविधान के हिसाब से जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चलते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि जब फंडामेंटल राइट्स है किसी भारतीय नागरिक का तो उसको कर्टेल नहीं किया जा सकता, वो उसका फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है। आप कोई भी पॉलिसी बनाओगे, आप अगर किसी भी व्यक्ति के, किसी भी नागरिक के फंडामेंटल राइट्स कर्टेल हो रहे हैं और उसमें कोई अगर रेस्ट्रिक्शंस है और वो रेस्ट्रिक्शंस अगर भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है तो उस कानून को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट खारिज कर देगा। साफ साफ लिखा हुआ है, संविधान में ही लिखा हुआ है। उस हाई कोर्ट ने क्या बोला, ये फंडामेंटल राइट्स का हनन है और इनको एडमिशन दिया जाए। मद्रास सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला कि ये फंडामेंटल राइट्स का हनन है, इनको एडमिशन दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने और क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो भाई, सिंपल सी बात ये है कि फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं भारतीय संविधान के भाग 3 में और जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दिए गए हैं भाग 4 में। तो पहले कौन दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स, वो पहले भारतीय संविधान में इसलिए दिए गए हैं क्योंकि उनका वेटेज ज़्यादा है। और भारतीय संविधान में जो DPSP है वो भाग 4 में इसलिए दिए गए हैं क्योंकि वो उनको फंडामेंटल राइट्स के बाद ही तवज्जो दिया गया है। और दूसरा क्या है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो परिवर्तनीय है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वो परिवर्तनीय है। सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देता है, DPSP की नहीं देता है। DPSP के लिए कोई ठोस वो नहीं है, राज्य उनको लागू कर सकता है, राज्य कोई पॉलिसी बनाएगा तो उनको लागू कर सकता है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में उनको चैलेंज किया जा सकता है। तो ये साफ साफ लिखा हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब मामला दे दिया चमकम दोराईराजन के फेवर में, तो मद्रास सरकार को लगा यार क्या किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का भी कहना सही है और इनका भी कहना सही था, भाई जो पिछड़े वर्ग हैं, जो शोषित वर्ग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, अगर उनको शैक्षणिक संस्थानों में वरीयता नहीं देंगे तो वो तो और पीछे हो जाएंगे। तो उनको आगे लाने के लिए उन्हें तो भाई पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो मामला फिर केंद्र सरकार के पास पहुंचा। केंद्र सरकार ने इस चीज़ को गंभीरता से लिया। गंभीरता से लेने के बाद उन्होंने संविधान में संशोधन किया और जो पहला संशोधन हुआ रोम स्थापक केस के साथ, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और ये मामला, दोनों मामले मिला के भारतीय संविधान 1951 में पहला संशोधन किया गया।
उसमें क्या जोड़ा गया था, उसमें जोड़ा गया था कि अगर किसी आदमी की विचारों की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता से देश की एकता, अखंडता, पड़ोसी देशों के साथ संबंध या कहीं हिंसा होने की संभावना, ये सब चीज़ें होती हैं, तो उस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रतिबंधित किया जा सकता है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें ये जोड़ा गया आर्टिकल 15 क्लॉज 4। तो भारत सरकार ने संविधान में संशोधन किया और आर्टिकल 15 में क्लॉज 4 जोड़ दिया गया। क्लॉज 4 में लिखा हुआ है, नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2 ऑफ 29 which shall prevent the state from making any special provision for educationally and socially backward classes, scheduled tribes and scheduled caste। दिया कि आर्टिकल 15 में, अनुच्छेद 15 में कुछ भी ऐसा नहीं है और ना ही आर्टिकल 29 के क्लास 2 में कुछ भी ऐसा है जो राज्य को ऐसी कोई पॉलिसी या कानून या नियम बनाने से रोक सके जो बैकवर्ड क्लासेस, SC ST उनको आगे बढ़ाने के लिए जरूरी हो। कहने मतलब ये है कि अब ये जो आर्टिकल 15 में जो जाति, धर्म, लिंग के आधार पर जो फंडामेंटल राइट्स था, उसको यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया, कर्टेल कर दिया गया। ये बोला गया कि अब क्या है, अब राज्य अगर चाहे कि कोई SC ST या OBC है, उनके बढ़ोतरी के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ अगर पॉलिसी बनाना चाहे तो बना सकता है, और उनको अब फंडामेंटल राइट्स को बेस बना के उनको हम आप सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये अमेंडमेंट किया गया आर्टिकल 15 में, क्लॉज 4 जोड़ दिया गया और इस तरह से राज्यों को ये ताकत दी गई कि राज्य जो शोषित वर्ग हैं, वंचित वर्ग हैं, SC ST हैं, उनके लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए कोई भी कानून बना सके और उस कानून को कोई भी सुप्रीम कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स या किसी और को बेस बना के चैलेंज ना कर सके। ये इसलिए किया गया। तो एक बार इस केस को एक बार फिर से थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये क्या है, चमकम दोराईराजन एक महिला है, मद्रास का मामला है ये पूरा। तो ये वहाँ पे पढ़ती हैं, पढ़ाई लिखाई उन्होंने पूरी कर ली। उसके बाद ये गई अपनी मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में। जब ये कॉलेज में पहुँची एडमिशन लेने के लिए, तो इनको पता चला कि वहाँ पे जो ब्राह्मण कम्युनिटी की सीटें थी वो पहले से ही फुल हो चुकी हैं। अब जो रिमेनिंग सीटें हैं वो OBC, SC ST और जो लोग अदर स्टेट से एडमिशन लेने के लिए आ रहे हैं, उन लोगों के लिए बची हुई हैं। इनके लिए सीट वहाँ पे नहीं है, इनको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये इन्होंने क्या किया, आर्टिकल 226 का प्रयोग किया और ये मद्रास हाईकोर्ट में पहुँची। मद्रास हाईकोर्ट में जाके ये बोला कि आर्टिकल 15 जो हमें फंडामेंटल राइट्स प्रदान करता है और आर्टिकल 29 का क्लॉज 2 जो हमें फंडामेंटल राइट्स प्रदान करता है, उसका हमारा हनन हो रहा है। हमें वहाँ पे उस फलाने मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से मना किया जा रहा है। तो मद्रास हाईकोर्ट ने उस केस को स्टडी किया और ये पाया कि हाँ, ये इनके फंडामेंटल राइट्स का हनन है और ये जो कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर 1927 है वो गलत है। उसके हिसाब से जो सीटों को बंटवारा किया गया है मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो गलत है। ये इनके फंडामेंटल राइट्स का हनन है। तो कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर को तुरंत प्रभाव के साथ खारिज किया जाए। मद्रास सरकार को ये हाई कोर्ट का फैसला अच्छा नहीं लगा। मद्रास सरकार इस फैसले के खिलाफ पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में मद्रास सरकार ने ये बोला कि भारतीय संविधान में जो भाग 4 में DPSP हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वो हमें ये पावर देते हैं, वो हमसे ये कहते हैं कि आप जब भी कोई प्रावधान बनाते हैं, कोई पॉलिसी बनाते हैं, कोई प्रोविजन बनाते हैं, तो राज्य का ये कर्तव्य है कि राज्य को जो शोषित हैं, वंचित हैं, पिछड़े वर्ग हैं, SC ST हैं, उनके शिक्षा को, उनके आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनानी है। तो उन्होंने ये बोला कि जो कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर है, ये इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने बनाया हुआ था, ताकि जो SC ST हैं, OBC हैं और आर्थिक रूप से पिछड़े, शिक्षा रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए हमने ये प्रोविज़न बनाया हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और आर्टिकल 29 के क्लॉज 2 में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप किसी भी व्यक्ति को उसके अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हो सिर्फ इस बेस पे कि वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उसका धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका लिंग क्या है। इन सब चीज़ों के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। तो ये जो आपका कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर 1927 है, इसको खारिज किया जाता है और चमकम दोराईराजन को मेडिकल इंस्टीट्यूट में प्रवेश दिया जाए। तो इस तरह से मद्रास सरकार की हार हुई और चमकम दोराईराजन की जीत हुई। उसके बाद फिर मद्रास सरकार वाला मामला पहुंचा केंद्र के पास। केंद्र सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया और इस मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार ने भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 में क्लॉज 4 जोड़ा संशोधन करके। आर्टिकल 15 में क्लॉज 4 जोड़ा और क्लॉज 4 में ये लिख दिया कि नथिंग इन आर्टिकल 15 एंड क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29, मतलब आर्टिकल 15 में या फिर आर्टिकल 29 के क्लॉज 2 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी भी राज्य को इस बेस पे कानून बनाने से रोके। किस बेस पे? शोषित, वंचित, आर्थिक रूप से पिछड़े, शैक्षिक रूप से पिछड़े, SC ST, इन लोगों के एडवांसमेंट के लिए, इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, इन लोगों के हितों के लिए अगर राज्य कोई कानून बनाता है तो वो बना सकता है। उसको सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। किस आधार पर चैलेंज नहीं किया जा सकता है? फंडामेंटल राइट्स के आधार पर चैलेंज नहीं किया जाता है। आप समझिए सारी चीज़। तो ये था इस
केस का मोटा-मोटा थीम था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हर जगह रहती है, हमारे पास भी है इम्प्रूवमेंट की बहुत सारी गुंजाइश है। कोशिश करते हैं, समय का थोड़ा अभाव रहता है, फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि आप लोगों को जितना हो सके डीपली नॉलेज दें। इधर-उधर से कई सारी जगहों से हम अलग-अलग सोर्सेज़ से डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, उसको एनालाइज़ करते हैं, उसके बाद हम लोगों के सामने पुट अप करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी एक नए केस पे हम दूसरा वीडियो बनाएँ। तो मिलते हैं नए केस में, तब तक के लिए बाय-बाय।